Welcome to Tech Sanjeevani dear students. This is Shekhar Pulsesta before you. आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये मैंने स्पेशली सीपीसीटी का जो जनवरी का अपकमिंग एग्ज़ाम है जो 16, 17, 18 जनवरी को होने के लिए है उसके लिए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। इसमें मैंने कंप्यूटर से संबंधित जो पिछले सीपीसीटी के पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से टॉप 30 क्वेश्चंस को मैंने आज के इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो आप इसको एंड तक देखें। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया हुआ है जिससे अन्य उससे रिलेटेड उस टॉपिक से संबंधित जो भी और भी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आगे अपनी जो और भी प्रैक्टिस सेट में इस चैनल पर डालूंगा तो आप जो है इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर मैं इसकी डिटेल वीडियो बना करके भी टॉपिक बाय टॉपिक में इस पर आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपन इसमें एक एक करके क्वेश्चन चालू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि कंट्रोल यूनिट किसका भाग होता है। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सीपीयू, रैम, रोम एंड एएलयू। तो जैसा आपको पता है, मैंने कई बार पहले भी बताया है कि कंट्रोल यूनिट जो है आपका वो सीपीयू का पार्ट होता है। किसका पार्ट रहता है? सीपीयू का पार्ट होता है। सीपीयू के अंदर एक्चुअल में क्या है कि 3 चीज़ें आती हैं। एक सीयू आता है यानी कि कंट्रोल यूनिट, एक आपका एएलयू आता है और दूसरा आता है आपका मेमोरी। ये 3 से मिलकर के आपका कंट्रोल यूनिट बनता है। तो सीपीयू मतलब एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। यहाँ पर जो है सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी तो आपका रहता ही है जिसमें आपका रजिस्टर और मेन मेमोरी यानी कि आपका जो है रैम वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये सब मिलकर के सीपीयू बनाता है। तो कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है? आपका सीपीयू का, यानी कि सीपीयू का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरिथमेटिकल ऑपरेटर इन एमएस एक्सेल 2019, यानी कि निम्न में से क्या एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है 2019 एम एस एक्सेल में। तो देखो यहाँ पर एम एस एक्सेल 2019 को स्पेसिफाई किया गया है और एम एस एक्सेल 2019 से ही मतलब नहीं है, आपके एक्सेल के जितने भी वर्जन हैं उनमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर आपके कौन कौन से होते हैं। तो प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है, डिवाइडेशन होता है और एक और होता है आपका मॉडुलस साइन यानी कि परसेंटेज साइन आपका। इसके अलावा इक्वल साइन इसमें नहीं आता है आपका। तो इसका आंसर बनेगा आपका इक्वल, यानी कि इक्वल जो है अरिथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है आपका। तो अब क्वेश्चन आता है कि फिर इक्वल कैसा ऑपरेटर है। तो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है आपका? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है ये आपका? तो ये वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेशन में यूज में आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x को एक वैल्यू असाइन की गई है, कौन सी? 2। तो ये जो इक्वल ऑपरेटर है ये वैल्यू को असाइन करने का काम करता है, इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है आपका। अरिथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर में आपके 5 ऑपरेटर आते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइडेशन और मॉडुलस साइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ओपन ऑफिस कैल्क विच फंक्शंस राउंड अ नंबर अप अवे फ्रॉम 0 टू अ क्रिएशन प्रेजेंशन, यानी कि ओपन ऑफिस कैल्क में किस फंक्शन का उपयोग किसी भी वैल्यू को राउंड अप करने के लिए किया जाता है। तो जैसे इसके नाम से ही पता चला होगा, राउंड अप करने के लिए क्या रहता है आपका? राउंड अप फंक्शन ही होता है आपका। तो इसका आंसर बनेगा राउंड अप। ठीक है। एक्चुअल में ये 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है आपका राउंड फंक्शन होता है आपका, एक होता है राउंड अप होता है और एक होता है राउंड डाउन। क्या काम होते हैं इनके? तो किसी भी वैल्यू को जो पॉइंट में वैल्यू है, जैसे 12.79 है तो इसको राउंड अप कर देगा, यानी कि 12.80 कर देगा। ये आपका कौन सा फंक्शन? राउंड अप फंक्शन।
राउंड डाउन क्या करेगा, नीचे कर देगा, यानी कि 12.7 कर देगा, ये पॉइंट की वैल्यू को आपका कम कर देता है। तो ये राउंड अप इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द टू मेन टाइप ऑफ फ्लैश SSD आर NAND और NOR। तो इसका आंसर होगा, मैंने पहले ही दे दिया है आपका, NAND। यानी कि SSD के दो टाइप हैं आपके, कौन कौन से हैं, एक NAND है आपका और एक NOR है। एक्चुअल में ये क्या होते हैं, तो ये लॉजिकल गेट होते हैं, लॉजिकल गेट होते हैं NAND एंड NOR। ये दो अलग अलग फॉर्मेट से ही SSD मिल करके बनती है, या इन दोनों में से किसी एक टाइप की होती है। एक्चुअल में SSD क्या है आपका, तो एक फ्लैश मेमोरी होती है जो कि NAND और NOR टाइप की होती है। तो ये अपने को याद रखना है, SSD एक फ्लैश मेमोरी है जो या तो NAND टाइप की होगी या NOR टाइप की होगी आपका। ये दोनों क्या हैं, तो लॉजिकल गेट हैं, ये आपके लॉजिकल गेट हैं जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक में आपके आते हैं। क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसमें ये लॉजिकल गेट के रूप में NAND एंड NOR का यूज होता है SSD के अंदर। तो इसका आंसर है आपका NAND। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 5th नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। तो अब देखो, ये तो आंसर बहुत ज़्यादा इसका कठिन तो है नहीं है, क्योंकि माउस, स्कैनर एंड कीबोर्ड ये तीनों इनपुट हैं, एंड जो प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर बनेगा आपका प्रिंटर। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडो 11 यूजिंग रन कमांड या रन विंडो। तो देखो, यहाँ पर रन विंडो का यूज बताया है आपका। रन विंडो क्या होती है आपकी, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टूल होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। हर एप्लीकेशन के लिए कुछ कमांड दी गई हैं, उनका उपयोग करके हम रन विंडो की सहायता से उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि टास्क मैनेजर के लिए क्या कमांड होती है आपका। तो टास्क मैनेजर के लिए रन विंडो पर होती है आपकी टास्क MGR, यही कमांड रहती है आपकी, टास्क MGR। फर्स्ट वाला इसका आंसर बनेगा ये वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि रन विंडो कैसे ओपन होके आती है। तो कीबोर्ड से आप विंडो +R की दबाओगे तो रन विंडो ओपन होकर के आएगी, और वहाँ पर आप कोई भी कमांड टाइप करोगे तो उससे संबंधित एप्लीकेशन ऊपर होकर के आ जाएगी। पहले भी कई तरह के क्वेश्चन बने हैं इसमें, जैसे आपको MS वर्ड अगर स्टार्ट करना है तो इसकी रन विंडो कमांड क्या होती है, तो विन वर्ड, ये इसकी रन विंडो कमांड रहती है। एक्सेल के लिए क्या रहती है, MS एक्सेल के लिए तो एक्सेल ही होती है आपकी। पावर पॉइंट के लिए क्या रहती है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं आपके। पावर पॉइंट के लिए क्या रहती है, तो इसका पावर PNT, ये इसकी कमांड रहती है। पावर PNT किसके लिए रहती है, ये पावर पॉइंट के लिए रहती है। रन विंडो से संबंधित ये कमांड है, ये सारे आपके। तो इसका आंसर बनेगा टास्क MGR करके आएगा आपका, टास्क विंडो ओपन करने के लिए। अच्छा, ये टास्क मैनेजर का उपयोग क्या होता है। तो जो टास्क मैनेजर होता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक टूल है। क्या काम करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान में जितनी भी एप्लीकेशंस को रन करवाया है उन सबको शो करने का काम करता है। आप एक ही जगह पर आपको सारी एप्लीकेशंस पता चल जाएंगी कि अभी हमारे कंप्यूटर में कितनी एप्लीकेशन चल रही हैं वर्तमान में। आप उनमें से किसी भी एप्लीकेशन को चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं वहीं के वहीं पर। आपका अगर आपका कंप्यूटर हैंग कर गया है तो आप टास्क मैनेजर का यूज करके उसको मैनेज कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की भी आप नोट कर लेना। क्या रहती है आपकी, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट।
ये इसकी शॉर्टकट की जाती है टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया, रन विंडो की सहायता से ओपन करना है तो क्या रहता है आपका टास्क MGR करके आपका रन विंडो से आप इसको चालू कर सकते हो। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया टास्क मैनेजर को लेकर के और रन विंडो को लेकर के। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज द फास्टेस्ट प्रिंटर, यानी कि निम्न में से सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो देखो इसमें डॉट मैट्रिक्स, लेजर, इंकजेट एंड डेजी व्हील 4 प्रिंटर के नाम दिए गए हैं और इसका आंसर बनेगा आपका लेजर प्रिंटर। ये क्वेश्चन बहुत कई बार पहले भी पूछा गया है। सबसे तेज गति का प्रिंटर, सबसे हाई क्वालिटी में आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला प्रिंटर, सबसे ड्यूरेबल प्रिंट आउट देने वाला प्रिंटर, सबसे सस्ता प्रिंटर, सस्ता आउटपुट देने वाला प्रिंटर कौन सा है आपका लेज़र प्रिंटर होता है। और सबसे महंगा प्रिंटर कौन सा होता है तो वो भी लेज़र प्रिंटर आपका रहता है। तो इसका आउटपुट इसका आंसर है आपका लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर कैसा प्रिंटर है आपका, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा है आपका, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कि आपका नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी लेज़र टेक्नोलॉजी पर काम करता है। लेज़र बीम की सहायता से ये आपका इसके अंदर एक ड्रम होता है और वो ड्रम क्या हो जाता है आपका चार्ज होता है, जिससे कि आपका जो है प्रिंटिंग होना पॉसिबल हो पाता है। इसके अंदर टोनर का उपयोग होता है, ये भी आप नोट कर लेना। टोनर उपयोग में आता है इसके अंदर प्रिंटिंग के लिए। टोनर के अंदर ड्राई इंक का यूज होता है, यानी कि इंक पाउडर होता है इसके अंदर। इंक पाउडर इसके अंदर भरा हुआ होता है, जिसकी सहायता से जो है कागज पर प्रिंटिंग बन करके आती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि लेज़र प्रिंटर के अंदर किसका उपयोग होता है प्रिंटिंग के लिए, तो टोनर का उपयोग होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किसका उपयोग होता है, तो रिबन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है आपका, रिबन का। लेज़र प्रिंटर में टोनर का होता है आपका। और इंकजेट प्रिंटर में किसका उपयोग होता है आपका, तो इंकजेट प्रिंटर में आपको कॉर्टेज का उपयोग होता है। इंक कॉर्टेज का उपयोग होता है आपका इंकजेट प्रिंटर के अंदर। डेजी व्हील प्रिंटर में रिबन का ही उपयोग होता है आपका। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नोट करवा दी हैं, आप देख लेना, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ फ्लो चार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू शो द इनपुट और आउटपुट। देखो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के दौरान प्रोग्राम को करते समय, बनाते समय आपका प्रोग्राम को कंप्यूटर पे बनाने से पहले उसके फ्लो चार्ट तैयार किए जाते हैं। और फ्लो चार्ट एक पिक्चोरियल डायग्राम होता है जिसमें पूरे कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर डेटा का फ्लो कैसे किया जाएगा या कैसे हो रहा है उसको दर्शाया जाता है। तो उसमें कई तरह के सिंबल यूज में आते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि इनपुट और आउटपुट के लिए क्या आपका जो है सिंबल यूज में आता है। तो इसका आंसर होगा आपका पैरेललोग्राम। आपका इसका आंसर होगा, हिंदी में इसको चतुर्भुज बोलते हैं आपका। तो चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम इसका आंसर बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल दे रखी है, उसमें सभी तरह के सिंबल बताए गए हैं, उनके काम भी बताए गए हैं। जैसे ओवल है आपका, ओवल का उपयोग स्टार्ट एंड एंड को दर्शाने के लिए किया जाता है। एरोज का उपयोग लाइन लिंकिंग बताने के लिए। ये पैरेललोग्राम है आपका इनपुट और आउटपुट के लिए। प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल का यूज होता है और डिसीजन के लिए डायमंड का यूज होता है। तो ये आपको अलग अलग तरह के सिंबल हैं। एक बार एक पेपर में ये पूछा गया था, इसका डिसीजन के लिए पूछा गया था। अभी आपका जो है पैरेललोग्राम का पूछा गया है इनपुट और आउटपुट के लिए। हो सकता है आपसे प्रोसेस के लिए पूछ लिया जाए। तो ये सब का आपको फ्लो चार्ट में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज यूज अ लैंग्वेज कॉल्ड XML। XML स्टैंड फॉर, यहाँ पर आपसे XML की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या होती है। तो XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि चौथे नंबर का इसका आंसर बनेगा आपका। इसका आंसर आएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, फोर्थ नंबर ये वाला आपका। ठीक है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज रहती है आपका, वेब पेज डिजाइनिंग में इसका उपयोग किया जाता है XML। What is the aspect ratio of an HD वीडियो,
जो HD वीडियो होता है उसका रेशियो पूछा गया है, क्या रहता है आपका। तो HD वीडियो का रेशियो यहाँ पर 4:3 रहता है, यानी कि इसका आंसर बनेगा 4:3। यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्क्रीन साइज के लिए अलग अलग रेशियो बताए हैं। तो HD टीवी के लिए 4:3 है आपका, और कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए 5:4, वाइड स्क्रीन 16 या 16:10, HD टीवी के लिए ये भी आ सकता है 16:9, और आपका सिनेमा फिल्म वगैरह के लिए ये रेशियो दिया गया है 1.85:1, सिनेमास्कोप के लिए 2.35:1, और मोबाइल के लिए आपका या स्मार्टफोन के लिए 9:16। ये अलग अलग रेशियो यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अपने को HD टीवी का पूछा गया था 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे क्वेरी क्या होती है आपकी। तो देखो, ये जावा स्क्रिप्ट से संबंधित है। जे क्वेरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है आपका जावा स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जो है एक मेथड है जे क्वेरी। तो जे क्वेरी आपका जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। क्या चीज़ है आपका, जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को अपन क्या बोलते हैं, जे क्वेरी बोलते हैं, जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस आपको दिए गए होते हैं, कई सारे मेथड्स, कई सारे फंक्शंस आपको इसके अंदर जे क्वेरी के अंदर दिए गए होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा आपका जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल एग्जिस्ट इन एन ईमेल एड्रेस। तो काफी आसान सा आंसर है इसका, मुझे ऐसा लगता है लगभग सबको पता होगा। @ इसका रहता है, कोई भी ईमेल एड्रेस होता है तो यहाँ पर आपको जो है, एक तो पहले तो क्या आ जाता है, मेल ID आ जाती है, और फिर @ और फिर डोमेन नेम आ जाता है आपका, डोमेन नेम। इस तरह से करके आपका ये पूरा कोई मेल ID आती है, तो @ इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड नेम ऑफ अ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड नेम ऑफ अ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में किसी भी वेरिएबल का वैलिड नेम क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर, रिटर्न, डिफॉल्ट एंड रोल नंबर। तो इसका आंसर बनेगा आपका रोल नंबर। अब क्वेश्चन है कि ये बाकी के 3 क्यों नहीं बनेंगे आपके, ये वाले 3 क्यों नहीं हो सकते हैं आपके, वैलिड नेम क्यों नहीं है। तो ये इसीलिए नहीं है क्योंकि ये इसके की वर्ड हैं आपके, क्या हैं, सी प्रोग्रामिंग में कीवर्ड हैं आपके ये। और कीवर्ड्स क्या होते हैं आपके, तो कीवर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइन होता है। जैसे फॉर का मतलब पहले से ही उसको बताया गया है, रिटर्न का पहले से बताया गया है, डिफॉल्ट का पहले से बताया गया है। तो हम इन सभी वर्ड्स को या इन सारे लेटर्स को हम अपने यूज में नहीं लेकर के आ सकते हैं। सी के अंदर ये पहले से आपका उपयोग में आते हैं, तो ये कीवर्ड कहलाते हैं। और एक क्वेश्चन और इसमें आप लिख लेना, 32 कीवर्ड होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। कितने कीवर्ड्स होते हैं आपके, 32 कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड जिनका मीनिंग सी के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किया गया, वो कीवर्ड कहलाते हैं। उनको एज अ वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैच द कॉलम with respective descriptions with reference to programming language C। सी का रेफरेंस लेते हुए इस
टेबल को अपने को मैच करना है। यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस बताए गए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, तो अपने को लाइब्रेरी फंक्शंस को उसके डिस्क्रिप्शन से मैनेज करना है या मैच करना है। तो सबसे पहले stdio.h, तो देखो ये स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन होता है आपका, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। तो ए का सेकंड ये बनेगा आपका, ठीक है। फिर stdlib.h, lib लाइब्रेरी फंक्शन होता है आपका, लाइब्रेरी के लिए यूज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी वाला होगा आपका वो आ जाएगा। ctype.h है आपका, कैरेक्टर के लिए आता है, कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है आपका ये वाला। और स्ट्रिंग का आपका जो है आपका, स्ट्रिंग के लिए आ जाएगा इसमें पहला वाला ये वाला। तो डी का 1 है आपका, और आपका बी का 3rd। तो ये 1 नंबर का आंसर बनेगा इसका, पहला वाला यही आंसर होगा इसका। हाँ यही वाला है, पहला वाला है आपका। क्या आंसर बनेगा आपका इसका? ए का सेकंड, बी का 3rd, सी का 4th और डी का 1st, ये आंसर आपका इसका बनेगा। अब ये पता कैसे चलेंगे अपने को? तो जब अपने को क्या है, सी प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अंदर कई लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, तो उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करके बताया गया है कौन कौन से हैं। इसमें देखो आपका ये जो पेपर है इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आए हैं। एक इससे पहले वाला था सी प्रोग्रामिंग का, एक ये है, एक HTML का पूछा गया था, XML के बारे में पूछा गया था, XML का क्या फुल फॉर्म होता है, जावा jQuery का पूछा गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो टॉपिक है उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर बने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ओनली रील्ड ऑन, यानी कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे आपके? तो देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली का यूज हुआ नहीं, ये सेकंड जनरेशन में हुआ है आपका, यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ है। 410C ये प्रोग्रामिंग भाषाएं थर्ड जनरेशन में उपयोग में आई हैं, और फर्स्ट जनरेशन में था आपका कौन सी लैंग्वेज? मशीन लेवल लैंग्वेज। तो आंसर बनेगा इसका मशीन लैंग्वेज आपका। मशीन लेवल लैंग्वेज का उपयोग फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग भाषा में या फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ है। मशीन लेवल में आपका जो है 0 और 1 दो ही सिंबल का यूज होता है, या 2 ही डिजिट भी बोल सकते हैं आप, इनका यूज होता है आपका फॉर प्रोग्रामिंग पर्पज। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज स्कैनर, इनमें से कौन सी एक स्कैनर उपकरण का उदाहरण है आपका, यानी कि स्कैनर किस टाइप की डिवाइस है? इनपुट आउटपुट, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस। तो देखो स्कैनर क्या काम करता है, ये किसी भी डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने का काम करता है, यानी कि ये बाहर के डेटा को कंप्यूटर में अंदर पहुंचाता है, इसीलिए ये कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है आपका। आंसर बनेगा इसका इनपुट डिवाइस। स्कैनर का जस्ट उल्टा होता है आपका, अपोजिट होता है प्रिंटर। ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका। प्रिंटर जो है आपका स्कैनर का उल्टा है आपका, यानी कि स्कैनर का अपोजिट है। और प्रिंटर होता है आउटपुट और स्कैनर होता है इनपुट, अपने को ये ध्यान में रखना है आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट फुटनोट इन MS वर्ड 2019। देखो यहाँ पर वर्ड 2019 यानी कि MS ऑफिस 2019 से क्वेश्चन आए हैं। अभी एक्सेल का भी आया था, अब वर्ड का आया है। तो अब मैं भी जो पढ़ाया हूँ वो आपका, मैं तो और ज़्यादा लेटेस्ट बताता हूँ आपका, 2024 पढ़ाया हूँ मैं भी आपको लेटेस्ट में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। हालांकि अपने ये वाला जो क्वेश्चन है फुटनोट की शॉर्टकट की पूछी गई है, और फुटनोट की शॉर्टकट की होती है अल्ट शिफ्ट F करके आपका अल्ट सॉरी कंट्रोल अल्ट F, ये वाली जो आपकी सेकंड नंबर की शॉर्टकट की है ये रहती है फुटनोट के लिए, ठीक है। और जो है एंड नोट के लिए ये रहती है अल्ट कंट्रोल D, ये एंड नोट की है।
और ये वाली फुटनोट की है आपकी, फुटनोट। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और बनता है कि ये दोनों कमांड कहाँ मिलती हैं, फुटनोट और एंड नोट। तो रेफरेंस टैब के अंदर मिलती हैं, ये आपकी रेफरेंस टैब के अंदर फुटनोट और एंड नोट दोनों कमांड आपको मिलती हैं वर्ड की रेफरेंस टैब में, और ये इनकी शॉर्टकट की है। ठीक है, तो ये आपका फुटनोट एंड एंड नोट। अगला क्वेश्चन है, द स्क्रीनशॉट ऑप्शंस इज अवेलेबल इन द विच टैब ऑफ MS Word 2019, यानी कि स्क्रीनशॉट कमांड कहाँ पर मिलती है। तो देखो, स्क्रीनशॉट कमांड आपको इंसर्ट टैब में मिलती है। कहाँ मिलती है आपकी, इंसर्ट टैब में, ये अपने को ध्यान में रखना है। इंसर्ट टैब के इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपको ये कमांड मिल जाती है, स्क्रीनशॉट करके आपको वहां से देख लेनी है। तो स्क्रीनशॉट कमांड है, काफी इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीनशॉट कमांड। क्या काम करती है, तो ये स्क्रीन क्लिप करने के लिए या स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए, शॉट करने के लिए आपकी कमांड रहती है स्क्रीनशॉट। जैसे मोबाइल में लेते हैं वैसे ही अपन इसको यूज करते हैं। जो करंट विंडो है उसके बैकग्राउंड में जो विंडो होगी उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये देती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 23 इज, यानी कि आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है। क्या नंबर दिया गया है अपने को, 23 दिया गया है। इसकी बाइनरी निकालनी है अपने को। तो डेसिमल की बाइनरी निकालने के लिए क्या है, क्या तरीका है, तो इसके लिए अपन को 23 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2 से करना है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचेगा आपका, 2 5 जा 10, 1 बचेगा रिमाइंडर, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, और 2 1 जा 2, 0। तो क्या बना, 1 0 1 1 1। देखो कहीं दिया है, ये दिया है पहले नंबर पे आपका 1 0 1 1 1। ये इसका आंसर आएगा आपका। कौन से नंबर का है ये, 19 नंबर का। ठीक है, तो आप ऐसे ही लगा लेना, आ जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा है समझ में आ गया होगा कैसे किया है मैंने। 2 से डिवाइड करते गए हैं अपन, और ये रिमाइंडर रखते चले गए हैं उसके, और उनको अपन ने यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जमा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, यही आंसर है इसका, 1 0 1 1 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel फाइल कैन बी कॉल्ड, एन MS Excel फाइल कैन बी कॉल्ड आ। MS Excel की फाइल को क्या कहा जाता है, तो ग्रिड शीट तो नहीं कहा जाता, आपका गलत है। सेल बुक भी कुछ नहीं होता, वर्क बुक, वर्क बुक होती है आपकी। ठीक है, एक्सेल की फाइल क्या कहलाती है, वर्क बुक कहलाती है। वर्क शीट नहीं होता है, देखो वर्क शीट तो वर्क बुक के अंदर होते हैं आपके। जैसे वर्ड की फाइल क्या कहलाती है, अभी देखो मैं बता ही देता हूँ। वर्ड की फाइल को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, डॉक्यूमेंट। और एक डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं पेज। ऐसी एक्सेल की फाइल क्या कहलाती है आपकी, वर्क बुक कहलाती है। और एक वर्क बुक के अंदर क्या होती है आपकी, वर्क शीट होती है। जैसे वर्ड के अंदर पेज होते हैं, तो ऐसे इसके अंदर क्या होती हैं, वर्क शीट होती हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, DES take 64 bit plain text and produce how many bits। तो 64 बिट इसका आंसर होगा। DES एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है आपका, जो कि प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग में आता है। नेटवर्क सिक्योरिटी का है आपका ये। जब नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है, तो वहाँ पर कई तरह की सिक्योरिटी एल्गोरिथम उपयोग में लाई जाती हैं, जिससे कि डेटा को सिक्योर रखा जा सके, कोई भी व्यक्ति डेटा को हैक करके पढ़ ना सके। उसके उसमें ही आपका एक महत्वपूर्ण टेक्निक है आपका डीईएस टेक्निक है। तो ये 64 बिट्स को आपका जो है प्लेन 64 प्लेन टेक्स्ट को आपका प्रोड्यूस करता है सिफर टेक्स्ट में। ये अपने को याद रखना है। प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट क्या है आपका, तो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, जो हमने इनपुट किया है वो प्लेन टेक्स्ट है आपका। हमारे द्वारा जो इनपुट किया गया है वो प्लेन टेक्स्ट है। इसको जो हमने एल्गोरिथम के थ्रू जो स्पाइक कोड में बदला है उसको सिफर टेक्स्ट बोलते हैं आपका। ठीक है, तो सिफर टेक्स्ट
रीडेबल फॉर्मेट नहीं होती है आपकी, कोई पढ़ नहीं सकता है इसको, ठीक है। और जबकि प्लेन टेक्स्ट रीडेबल फॉर्मेट होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर स्प्रे स्ट्रीम ऑफ क्विक ड्राइंग इंक फॉर प्रिंटिंग। तो निम्न में से कौन सा प्रिंटर है जो छपाई के लिए ऐसी स्याही छिड़कता है जल्दी सूख जाती है। तो देखो स्याही को स्प्रे करने का काम मैंने अभी आपको बताया था, लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक का यूज होता है, देखो सूखी इंक का उपयोग होता है। इसे एक पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक उपयोग में आती है, तो इसका आंसर सही होगा इंकजेट प्रिंटर। क्या होगा आपका? इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। देखो इंकजेट प्रिंटर ही है, क्योंकि यही इंक को स्प्रे करने का काम करता है। इसके अंदर तो रिबिन होता है आपका, तो रिबिन में तो कोई इंक छिड़कने का सवाल ही नहीं है। तो छिड़केगा किस, कौन सी कैसी इंक छिड़की जाती है? लिक्विड इंक को छिड़का जाता है, तो आंसर बनेगा इसका इंकजेट प्रिंटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर माउस। निम्न में से क्या कंप्यूटर का माउस नहीं है आपका? तो ट्रैक बॉल एक माउस होता है, वायरलेस माउस तो होते ही हैं, ऑप्टिकल माउस भी होता है जिसमें लाइट आती है, आपके पीछे लेजर बीम होती है। फुटबॉल माउस कोई नहीं होता है आपका, तो आंसर क्या बनेगा आपका? फुटबॉल माउस। देखो फुटबॉल माउस नाम का कोई भी डिवाइस आपकी नहीं होती है, तो यही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन, in which language are native library layer that consist of libraries of a Android operating system written। यानी कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी से युक्त नेटिव लाइब्रेरी लेयर किस भाषा में लिखी गई है। तो अब ये फिर से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ही संबंधित क्वेश्चन है आपका, एंड द आंसर विल बी सी और सी प्लस प्लस। इस लाइब्रेरी का आपके इस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया है नेटिव लाइब्रेरी को लिखने के लिए आपका, ठीक है। बाकी ये भी सब प्रोग्रामिंग भाषा ही है आपका। जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लिस्प भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी शार्प भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर सबका उपयोग अलग अलग जगह पर होता है। जैसे जावा गेम वगैरह लिखने के लिए उपयोग में आती है ना। जो कंप्यूटर गेम होते हैं उनको बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग होता है? जावा का उपयोग होता है। बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा आपका, काफी ज्यादा उपयोग में भी लाई जाती है, मार्केट में भी बहुत चल रही है। लिस्प एक एआई से संबंधित भाषा है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयोग में लाई जाती है। लिस्ट प्रोसेसिंग करके इसका फुल फॉर्म होता है। और सी शार्प एक वेब डिजाइनिंग से संबंधित एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ASP.NET के अंदर इसका उपयोग किया जाता है सी शार्प का, ठीक है। तो ये सब आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जो अलग अलग काम के लिए उपयोग में आती हैं। अगली क्वेश्चन है, पीएनजी इज द एब्रिविएशन फॉर। पीएनजी का किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि पीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। तो पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कहाँ पे दिया है आपका? सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका सेकंड। क्या है आपका ये? तो एक इमेज फॉर्मेट है ये। क्या है आपका? इमेज फॉर्मेट है आपका पीएनजी, ठीक है। नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका काफी उपयोग होता है पीएनजी फॉर्मेट का, ठीक है। तो पीएनजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट लैंग्वेज फॉर अ वेब पेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कितने क्वेश्चन है आपके? तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग वेब पेज के लिए किया जाता है फाइल फॉर्मेट के रूप में? तो HTML प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन सी है आपकी? HTML। यानी कि आप कोई भी वेब पेज बनाओगे तो उसका जो एक्सटेंशन है आपका या फॉर्मेट है वो कौन सा है आपका? HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? यही क्वेश्चन कई बार आ जाता है आपका। तो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का फुल फॉर्म है आपका, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है, HTML है। 26 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग MS Excel 2019 फंक्शंस। फंक्शन से एक हमें दिया गया है, क्या फंक्शंस लिखा गया है? एवरेज निकालने के लिए पूछा गया है आपसे, एवरेज निकालना है अपने को। क्या वैल्यूज हैं? तो 2, 4,
5 -1 और 0, इसका एवरेज निकालना है। तो देखो एवरेज का काम क्या होता है, ये होता है सम डिवाइडेड बाय काउंट होता है, यानी कि पहले इन सबको जोड़ेगा और जितनी संख्याएं उतने से भाग दे देगा। तो जोड़ो आप, 4 और 2 6 और 5 आपका हो गया 11, माइनस कर दो कितने से, 1 माइनस कर दो यानी कि 10 बचा। 10 डिवाइडेड बाय कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि आंसर आएगा आपका 2। तो 2 आंसर बनेगा, सेकंड नंबर का आंसर होगा इसका। देखो 2 ही आंसर है, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो एवरेज फंक्शन कैसे निकालते हैं, सम डिवाइडेड बाय काउंट करके निकाल लेते हैं अपन। 18th नंबर का क्वेश्चन है, बूटिंग द इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू हैव बेटर चांस ऑफ रिमूविंग पेशेंस स्पाईवेयर इज डन बाय। यानी कि किसी भी जो स्पाईवेयर को हटाने के लिए, स्पाईवेयर यानी कि एक तरह का बायस होता है आपका, तो किसी बायस को हटाने के लिए बेहतर संभावना के लिए संक्रमित कंप्यूटर को बूट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो सेफ मोड में चलाना। आपका कंप्यूटर को सेफ मोड में चला करके आप जो है कंप्यूटर में जो भी बायस हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो यही आंसर बनेगा आपका, सेफ मोड में चलाना। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, है ना। कंप्यूटर के कई सारे मोड होते हैं, तो एक सेफ मोड होता है। इस तरह के इन्फेक्टेड कंप्यूटर जो होते हैं जिनमें बायस वगैरह है उनको सेफ मोड में रन करवाया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। ये नेटवर्क से क्वेश्चन है आपका, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है आपका। तो देखो ट्रांसमिशन मीडिया यानी कि जिनका उपयोग करके डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता हो, दो तरह के होते हैं, गाइडेड होता है, एक अनगाइडेड होता है। गाइडेड में कौन कौन से आते हैं, तो देखो भाई ये वाले जो तीनों हैं, ये तीनों तो गाइडेड हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों है, क्योंकि ये वायर्ड मीडिया है आपके। कैसी मीडिया है आपकी, वायर्ड मीडिया है आपकी। और ये वाली जो है रेडियो वेव, ये अनगाइडेड है आपका, ये वायरलेस है आपका, वायरलेस मीडिया है। वायरलेस तरीके से अगर आपको डेटा ट्रांसमिशन करना है तो आप किसका उपयोग करोगे, रेडियो वेव का उपयोग करोगे। तो ये आंसर इसका हो जाता है रेडियो वेव। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द मोस्ट वाइडली यूज वेब प्रोटोकॉल। निम्न में से सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला वेब प्रोटोकॉल कौन सा है, पूछा गया है आपसे। तो देखो प्रोटोकॉल का पूछा गया है, नेटवर्क का ही क्वेश्चन है। और अगर अपन इन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखें तो भाई देखो इसमें HTML प्रोटोकॉल नहीं होता है। ये एक वेब डेवलपमेंट के लिए उपयोग में आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। SMPS भी कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है आपका। ये स्विच मोड पावर सप्लाई एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है आपका। SMPS पावर सप्लाई करने के लिए यूज में आता है। HTTP प्रोटोकॉल होता है आपका, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो होता है आपका। ठीक है, तो ये ही आंसर बनेगा HTTP। जावा भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आंसर क्या होगा इसका, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, सो ये आपके आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अगर आपको अच्छा लगेगा, अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो और भी मैं इस तरह के डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको अपलोड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।